तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं मेरे दोस्तों हिंदी कोर का तबड़तोड़ क्लास। जी हां, आज मैं आपको वही क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों जो आपके पेपर में D2 छपने की पूरी संभावना है। मेरे दोस्तों अभी आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस जितना बताया जा रहा है इसे सुनना है, क्योंकि दोस्तों लिखने का समय भी गुजर चुकी है, इसलिए आप सभी को दोस्तों सिर्फ स्टोरी को सुनना है। और मैं आज वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके पेपर में दोस्तों आपको D2 देखने को मिलेंगे। आइए सर क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और कहता क्या है मेरे भाई कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ से झांक रहे थे। नीड़ का मतलब होता है क्या लाडला, घोंसला। याद रखिएगा नीड़ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, घोंसला। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ से झांक रहे होंगे, यह आपसे पूछा गया है। दोस्तों अक्सर हम लोग जब छोटे थे, अक्सर मेरे दोस्तों जब हम लोग बचपने में थे तो हम लोग भी दोस्तों छोटे छोटे कौवा का हो या दोस्तों हम लोग का कोई छोटा छोटा दोस्तों अगर छोटे छोटे पक्षी होते थे तो उसकी घोंसला को हम लोग क्या करते थे मेरे भाई, झांकते थे, है ना, कि अंडा दिया है या नहीं, उसका चूजा कितना बड़ा है, अंडा से चूजा निकला है या नहीं, हम लोग अक्सर देखते थे। इसी तरह से दोस्तों ये सब बच्चे भी झांक रहे थे। वही बोल रहा है दोस्तों कि क्यों झांक रहे थे। देखिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन का आंसर देखिए, बच्चे को लगता है कि शाम ढल आई है। अब हम सबको लगता है मेरे दोस्तों कि जैसे ही शाम ढलती है तो जो अंडा देकर निकले हैं वो वापस आएंगे, है ना। उनके माता पिता अब उनके लिए भोजन लेकर आते ही होंगे और बच्चा सोचने लगे कि आप शाम ढल रही है और उनका जो माता पिता है, जो हमारा नीड़ में हमने हमारा घोंसला में जो चूजा है, उनके लिए उनके माता पिता भोजन लेकर आ ही रहे होंगे। वे अपने माता पिता को देखने के लिए नीड़ से झांक रहे हैं। और दोस्तों कहता है क्या है कि वो अपने माता पिता को देखने के लिए झांक रहे हैं। कौन? वो छोटा छोटा चूजा इस तरह से देख देख कर दोस्तों झांक रहे हैं, कहीं मेरा माता पिता कहीं मेरे लिए भोजन लेकर तो आ रहे होंगे, है ना। तो अपने माता पिता को देखने के लिए नीड़ से झांक रहे हैं। माता पिता से उनका मिलन हो जाएगा तथा उनके पेट की आग की भी शांत हो जाएगी। और कहता है कि मेरे मम्मी मेरे पापा जब भोजन लेकर आएंगे तो हमारे पेट के अंदर में जो आग लगी हुई है ये आग पूरी तरह से शांत हो जाएगी। अक्सर दोस्तों जब हमारे बॉडी में भी दोस्तों जब ज्यादा से ज्यादा भूख लगती है तो हमारे सर में भी दोस्तों लगता है कि हमारे पेट में चूहा कूद रहा है। ऐसे दोस्तों पशु पक्षी के अंदर में भी होते हैं। ऐसे ही हमारे बच्चे भी कह रहे थे कि हमारे जो शरीर के अंदर में जो भूख का आग लगी हुई है ये आग पूरी तरह से फूट जाएगी, नहीं बुझ जाएगी। इस तरह नीड़ से झांकना उनका प्रतीक्षा को दर्शाता है। प्रतीक्षा का मतलब होता है दोस्तों क्या, इंतजार। इंतजार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं भाई, याद रखेगा, समझे मेरे भाई। तो इस तरह नीड़ से झांकना उनकी प्रतीक्षा को दर्शाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स को छपेगी, याद रखेगा। कितने मार्क्स का मेरे शेरनियों, तो बताएंगे सर 3 मार्क्स का छपेगी। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं कि रोमांचित शरीर का संगीत एवं जीवन के लय से क्या संबंध है। रोमांचित शरीर मेरे दोस्तों आप लोगों ने वो ढोल की आवाज सुने होंगे, चकधा गिड़धा, आओ भिड़ जाओ, आओ भिड़ जाओ। तो हमारा जो लुटन सिंह कहते थे ना भाई कि हमारे अंदर में सिखाने और सीखने का जज्बात तो कोई था नहीं, लेकिन इस ढोल की आवाज ने मुझे सिखा दिया भाई। इसी तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि रोमांचित शरीर का संगीत एवं जीवन के लय से क्या संबंध है। हमारा शरीर जब रोमांचित होता है, जब हमारा शरीर दोस्तों क्या होती है भाई, रोमांचित होता है, तभी हमारा हृदय से जीवन का सच्चा संगीत फूटता है। बिल्कुल भाई, अगर आप उदास रहोगे ना भाई, आप सही तरीके से गाना नहीं गा पाओगे, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका शरीर पूरा तरह से खिलखिलाते रहे, आपका शरीर हमेशा रोमांचित रहे, तो मेरे दोस्तों आप गाना बड़ी सुंदर गाएंगे मेरी तरह। कैसे? तेरी तरह, समझे? इस तरह से आप गाना गाते रहेंगे भाई। प्यार करके देखो ना। आइए सर, इसके कारण ही जीवन को लय प्रदान होती है। जब जीवन लय में होती है तो आनंद अपने आप ही समा जाता है। और कहता है दोस्तों जब जीवन खुशहाल होती है, याद रखिए जब जीवन हमारा दोस्तों लय पर होती है तो आनंद मतलब खुशी अपने आप ही समा जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर में। यही आनंद हमारे शरीर को रोमांच से भर देता है और यही आनंद है दोस्तों जो हमारे शरीर को रोमांच से भर देता है।
यह स्थिति हमें सोचने समझने की सही दिशा प्रदान करती है। मेरे दोस्तों, जब तक आपके शरीर में लय प्रदान नहीं होगी तब तक आप हैप्पी नहीं रह सकते हैं। जब तक आप हैप्पी नहीं रहेंगे तब तक दोस्तों आप सही तरीके से कोई भी डिसीजन या कोई भी चीजों के बारे में दोस्तों सही तरीके से आप सोच नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में दोस्तों हर एक मोड़ पे इंसान को दोस्तों खुश होना चाहिए। दुख आने से कोई ऐसा तो थोड़ी ना है भाई कि आपको 1 लाख रुपया गिरा दिए, जाओ भाई तुम दुख था मैं सुख कर दिया हूं, या दुख में है और कोई बोल रहा है जा भाई ले 50 रुपया दे रहा हूं, इतना उदास मत रहो, ऐसा तो कोई नहीं कहता भाई। इसलिए मेरे दोस्तों आपको हमेशा दुख और सुख के मामले में खुद से डिसीजन लेना है और कैसे आगे बढ़ना है ये भी आपको खुद से डिसीजन लेना है। यहां पे लोग दोस्तों सलाह देते हैं, याद रखिए दोस्तों साथ नहीं, ठीक है। और यह और सही निर्णय हमारे अंदर सकारात्मक का भाव पैदा करती है। जब हम खुश होते हैं तो मेरे दोस्तों हमें सोचने समझने का क्षमता होती है और साथ ही साथ मेरे दोस्तों हमारे अंदर में सकारात्मक भाव पैदा करती है। सकारात्मक का मतलब होता है दोस्तों क्या, पॉजिटिव। यानी दोस्तों जब हमारे अंदर में खुशीपन होती है तो हमेशा जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है मेरे भाई, तो वो डिसीजन पूरी तरह से पॉजिटिव होता है। क्या होता है मेरे भाई, वो डिसीजन पूरी तरह से पॉजिटिव होता है भाई, ठीक है। इससे हमारा रोम रोम तो रोमांचित होता हुआ संगीत उत्पन्न करता रहता है। और दोस्तों कहता है कि इससे हमारा रोम रोम, यानी हमारा रोम रोम मतलब दोस्तों जो हमारा भौवा है ना भाई, जैसे लड़की लोगों का नहीं होगा, लड़की लोगों का भी होते हैं लेकिन छोटा छोटा होते हैं, ठीक है। क्रीम पाउडर लगा के एकदम मिला देते ताकि मेरा शरीर चिकनापन बना रहे। सही कह रहा हूं ना? हाँ दीदी की सच्चाई गे, हम नहीं जाना है, हम सब जाना है टोनी के बारे में की सोचे कि हम नहीं जाना हो, अरे हमनी के घर में ही दीदी दादा हो दादी की सोचे तो नहीं। इससे हमारा रोम रोम रोमांचित होता हुआ संगीत उत्पन्न करता रहता है। जब दोस्तों आप खुश होंगे ना तो आपका एक रोम रोम दोस्तों आपको साथ देंगे। और यकीन मानेंगे जब आपके अंदर में दुख होगी, आप किसी भी मुसीबतों से ग्रसित होंगे तो आपका घर का परिवार भी दोस्तों साथ छोड़ जाएंगे। ये रोम तो दूर की बात है मेरे भाई, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में 3 मार्क्स का देखने को मिलेंगे। कितने मार्क्स का मेरे भाई, 3 मार्क्स का आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। दिशाओं की मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि छतों पर पतंग उड़ाते समय मेरे दोस्तों बच्चा जो कहते थे ना भाई इधर 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 इधर, देखिए भाई जब हम लोग बचपना थे तो हम लोग पतंग बड़ी जबरदस्त उड़ाते थे, है ना भाई। जब हम लोग बचपना में थे तो हम लोग पतंग जो है पूरा जबरदस्त तरीके से उड़ाया करते थे। यस या नो भाई, आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, हम लोग ने पतंग को उड़ाया करते थे, है ना। वही कह रहा है कि इसका तात्पर्य है किसका, कि दिशा। बच्चों से पूछेंगे किधर है भाई पतंग, हिमालय किधर है, उधर 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 है उधर है, बोलते यार भाई। तो दिशाओं का मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि छतों पर पतंग उड़ाते समय इधर उधर भागते बच्चे के पैरों से जो आवाज निकलती है उसे दिशा प्रतिध्वनि हो उठती है। और कहते हैं दोस्तों जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो कभी मेरे दोस्तों इस तरह से हम लोग दौड़ रहे हैं, कभी हम लोग इस दिशा की ओर दौड़ रहे हैं तो कभी उस दिशा की ओर दौड़ रहे हैं। तो कहता है कि दौड़ते समय बच्चों के अंदर में जो पैरों की आवाज आती है दोस्तों, एक साथ जब दोस्तों 10 बच्चे दौड़ते हैं तो पैरों की एक अलग ही आवाज आती है, मृदंग आती है। वही कह रहा है यहाँ पे कि इधर उधर भागते बच्चों के पैरों से जो आवाज निकलती है उससे दिशा प्रतिध्वनि हो उठती है। ऐसा लगता है कि जैसे दिशा मृदंग है जिन्हें बच्चे बजा रहे हैं, और ऐसा लगता है मेरे दोस्तों कि हमारे पास कोई ढोल है और हम चकधा गिड़धा इस तरह से दोस्तों हम बजा रहे हैं। जबकि दोस्तों वो जो मृदंग की आवाज आ रही है ना, वो कोई भी एक दिशा में बच्चे जब लगातार दोस्तों पतंग को उड़ाते समय दौड़ रहे थे तो उनके पैरों की आवाज दोस्तों हमारा इस तरह से मृदंग की आवाज की तरह सुनाई पड़ता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन बांटते सर, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या असर पड़ता है ना भाई। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार का दर्शन जैनेंद्र कुमार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, याद रखिएगा दादा, सुनिएगा, बड़ी मजा आएगा दोस्तों। क्या कहा गया है कि बाजार का जादू चढ़ने या उतरने पर मनुष्य का क्या क्या असर पड़ता है। मेरे दोस्तों देखिएगा, कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं मेरे भाई कि
कुछ दो प्रकार के इंसान होते हैं। देखिएगा दोस्तों, किसी के घर में अगर वो सामान रखा हुआ है, फिर भी जब वो बाजार जाते हैं, बाजार जाने के बाद वो सामान को देखते हैं और देखते हैं कि घर का सामान से थोड़ा सा खूबसूरत है, यानी दोस्तों चिकनापन है, तो वो भी खरीद लेते हैं। ये अलग बात है कि मालकिन आके डांटेगी भाई, है ना, मालकिन कहेंगे तर ढेर पैसा भेज लो की रे, तर इतना पैसा भेज लो तो हमारा कोई दामी वाला लिपस्टिक लाए तभी तो हम तोरा देख लेबो, तो अगर ज्यादा पैसा भे गेलो ना रे तो थोड़ा सा हमरा एगो बड़ा फेस वॉश जो है ना उठे तू लाई देवी तो हम तोरा देख लेबो, बुझली, बड़का चले गली झाड़ू लायल सकली, है ना भाई। तो इस तरह से दोस्तों एक दो इंसान होते हैं, जैसे मैं घर में कुछ भी सामान की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर मैं मार्केट जाता मेरे घर में है तो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, उससे भी मैं खरीद के लेकर आता हूँ। अलग बात है कि मदर बाद में डांटती है भाई, है ना, क्यों लाते हैं। एक इंसान वो है मेरे दोस्तों जो बाजार जाते हैं, देखते भी है पर खरीदते नहीं है, क्यों, क्योंकि दोस्तों वो सोचते हैं कि कहीं मेरा पैसा घट न जाए, मेरे पैसा कहीं खत्म ना हो जाए, मेरे पैसा कहीं समाप्त तो ना हो जाए, इस कारण से दोस्तों अपने चाह को भी मुरझा देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिंदगी 4 दिन की है, 2 दिन बीत चुकी है, 2 दिन बचा है, एक आज और एक कल, जो समय है दोस्तों जिया कीजिए, खुलेआम मत स्टॉक कीजिए, क्योंकि दोस्तों आज स्टॉक करके रखेंगे, यकीन मानिए मेरे दोस्तों जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे आपके पैसे से आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा, इस बात को याद। खैर आइए सर, टॉपिक से भटक गए थे, है ना। 2 प्रकार के इंसान होते हैं। बाजार में जादू चढ़ने का प्रभाव क्या है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, ये हमारा मान के चलिए दोस्तों चुंबक, चुंबक है मेरे भाई, ठीक है, और एक हमारे क्या मेरे भाई लोहा, याद रखिएगा, एक हमारा चुंबक है, एक हमारा लोहा है, क्या बोलेंगे सर, एक हमारा चुंबक है, ये हमारा लोहा है। तो चुंबक लोहा को क्या करते भाई, अपने ओर आकर्षित करती है, क्या करते भाई, अपने ओर आकर्षित करती है, यस क्या ना भाई। तो वही कह रहे जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचती है, उसी प्रकार बाजार का जादू चढ़ने का मनुष्य उसकी ओर आकर्षित होता है। अब मेरे दोस्तों मैं अगर कोई मार्केट में गया, अच्छा चीज लगा तो मुझे आकर्षित कर रहा है, आकर्षित किया भाई, मुझे क्या किया भाई, अट्रैक्टिव किया, क्या किया मेरे भाई, मुझे अट्रैक्टिव किया, और मैं उस सामान को खरीदने में मजबूर हो गया, समझे भाई। वही कह रहे जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार बाजार का जादू चढ़ने का मनुष्य उसकी ओर आकर्षित होता है। यह जादू उसकी जेब खाली किंतु मन भरा होने पर भी चल जाता है, और कहता है दोस्तों ये जादू जो है, मेरा जेब खाली है भाई, मेरा पॉकेटों में 1 टका नहीं भाई, देखिए झुनझुना बज रहा है, देखो पैसा है नहीं ना भाई, तो मेरा पॉकेट में 1 रुपया पैसा नहीं है। वही कह रहा है मेरे दोस्तों, क्या गौर से देखिए, कह रहा है कि यह जादू उसकी जेब खाली हो, मेरा जेब पूरी तरह से क्या भाई, पूरी तरह से खाली हो, किंतु मन अगर मेरा भरा है तब भी दोस्तों बाजार का जादू चल जाते हैं, उससे सभी सामान जरूर और आराम बढ़ाने वाला मालूम होता है। तो ये था सर आपका पहला, बाजार में जादू चढ़ने का प्रभाव क्या है। जिस तरह से चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी तरह से मार्केट जो होती है दोस्तों वो अपनी ओर आकर्षित करती है, किसको भाई, अपने ग्राहकों को, ठीक है। बाजार में जादू उतरने का क्या प्रभाव है भाई, पैसा नहीं रहेगा, उतर जाएगा जादू भाई, है ना। ध्यान से देखिए अगला, मनुष्य पर जादू के उतरने का प्रभाव होते ही उसे पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुलता आराम में मदद नहीं देगी। यानी दोस्तों कोई ऐसी चीजें होती है जो देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं भाई, देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, बट मेरे दोस्तों आप देखेंगे कि वो क्या होते हैं भाई, कठोर नहीं होती है, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। आप अक्सर दोस्तों एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी कोमल सामान है ना भाई, कोमल सामान, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास कोई अगर लोटस है, फ्लावर कमल का, वो ज्यादा दिन तक मेरे पास टिकेगी भाई नहीं, लेकिन खूबसूरत दिखते हैं भाई, क्या खूबसूरत दिखते हैं, ये खूबसूरत तब ज्यादा दिखते हैं जब वो पानी में रहते हैं भाई, है ना। तो मनुष्य पर जादू के उतरने का प्रभाव होते ही उसे पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुलता आराम में मदद नहीं देगी। यानी जो दोस्तों जो फैंसी चीजें है भाई, फैंसी चीज नहीं होता भाई, वो दोस्तों सिर्फ डिजाइन से बनाया जाता है, लेकिन रियल में दोस्तों वो खोखला होता है ना। तो फैंसी चीजें की बहुलता आराम में मदद नहीं देगी बल्कि खलल ही डालेगी, बल्कि दोस्तों आपको एक मुसीबत में ही डालेंगे, है ना। खलल ये उर्दू शब्द है, जबकि इसका बात होते है दोस्तों क्या, मुसीबत में ही डालेंगे। उसे लगने लगता है कि इससे थोड़ी देर को स्वाभिमान जरूर सेप मिलती है, और कहता है दोस्तों जब हम लोग कोई गुलदस्ता खरीद के लाते हैं तो वो गुलदस्ता थोड़े समय के लिए बड़ी रोमांचक होती है भाई, वो गुलदस्ता थोड़े समय के लिए बड़ी अच्छा दिखते है भाई, लेकिन दोस्तों वही गुलदस्ता अगर वहां से अगर कहीं अलमीरा से गिर जाए तुरंत मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी, टूट जाएगी।
वही कह रहे हैं यहाँ पे कि उसे लगने लगता है कि इससे थोड़ी देर का स्वाभिमान को जरूर सेप ले मिलती है, पर इससे अभिमान की गिल्टी को और खुराक ही मिलती है। ये तो सर आप लोग का बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आप लोग एक सेपरेट से वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे आपका बाजार का दर्शन हो गया भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दोस्तों पहलवान का ढोलक हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगी मुझे ना भाई, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड मेरे दोस्तों मैं आप लोगों की सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरे दोस्तों आप लोग आसानी से हमारे साथ बैठकर आप हमारे साथ दोस्तों डिस्कस कर सकते हैं एग्जाम से पहले। ठीक है भाई। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने का किस तरह सही ठहराया। मेरे दोस्तों इंद्र सेना जब जा रहे थे दोस्तों, बाल्टी से उठा करके मुंह में पानी डाल देते, अक्सर दोस्तों हम लोग भी करते हैं होली के दिन में, है ना भाई। होली ऐसा दिन में हम लोग नहीं करते, होली के दिन में क्या करते हैं कि दूसरों को मेरे ऊपर होली डालने से पहले मैं उस पर होली डालूं। कैसे? तो मेरे दोस्तों जब हम लोग छत पे चढ़ जाते हैं, हम बाल्टी में रंग को घोल लेते हैं, और मेरे फ्रेंड कहीं से पार होते हैं या मेरे भाई कहीं से पार होते हैं, तो उसके सर पे जाके क्या देते भाई, ढाल देते हैं ना। बड़ी मजा आता है दोस्तों, वो बचपना क्या जिंदगी था, जो जिंदगी में फिर लौट कर नहीं आएगी, है ना भाई। वही कहता है कि समय कहता है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि समय को समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि समय को समय दे सके। बहुत खतरनाक लाइन है भाई। समय के पास इतना समय नहीं है कि समय को समय दे सके। खतरनाक क्वेश्चन है। आइए, तो जीजी ने इंद्र सेना पर पानी क्यों ढाल दिए थे, क्यों सही ठहराया? जीजी कहता है अच्छा हुआ इंद्र सेना पर पानी ढाल दिया। तो जीजी कहते हैं अच्छा हुआ, क्यों भाई? सुनो, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने के निम्नलिखित तर्कों का सही ठहराया। पहला क्या कहा? इंद्र सेना पर पानी डालना अंधविश्वास नहीं है, अपितु इंद्र भगवान के लिए पानी का आधेर्य चढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि हमारा इंद्र भगवान, यानी सर हम बात करें जो हमारी बारिश होती है, तो कहते हैं ये कोई भगवान वगैरह नहीं है, जबकि दोस्तों ये गलत है। ये एहसास दिलाने के लिए जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंक दिया। अरे गजब बात बोल रहे हैं, इतनी बड़ी दुनिया को पानी बरसा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कोई भगवान नहीं है। तो पानी कौन बरसा रहे हो? ऊपर में कोई छेदा है क्या? नहीं है ना छेदा। जब छेदा नहीं है तो पानी पड़ कहीं रही है, पानी कहां से पड़ रही है? तब जाकर मेरे दोस्तों क्या किए, तब जाके मेरे दोस्तों वहां पे पूरी तरह से, समझ रहे बात को, तब जाकर पूरी तरह से मेरे दोस्तों वहां पे पानी फेंक करके उनको एग्जाम्पल दिखाया। और एग्जाम्पल दिखाना बहुत जरूरी है मेरे भाई, है ना। आइए चलिए सर ध्यान से देखिए। तो इंद्र सेना पर पानी डालना अंधविश्वास नहीं है, इंद्र भगवान के लिए पानी का आधेर्य चढ़ाया जाता है। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना होगा, इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जैसे दोस्तों मनुष्य कहता है कि मुझे ये पाना है, भगवान काश मुझे एक सुंदर सा कन्या मिल जाए, काश मुझे एक अच्छा सा दामाद मिल जाए, बोलते हैं ना भाई, चलो मैं भगवान आपके राह में इतना खर्च करूंगा, भगवान मैं अपना इतना दान करूंगा, बोलते हैं ना भाई। इसलिए ऋषि मुनि जो पूजा पाठ करते थे भाई, ऋषि मुनि लोग कहते थे कि दान पेटी को आगे रखो, समझे, दान पेटी को क्या करो मेरे भाई, आगे रखो। वही कह रहे हैं यहाँ पे, क्या ध्यान से देखेंगे कि जो चीज मनुष्य से पाना चाहते हैं, मैं दोस्तों कुछ भी पाना चाहता हूं, मैं अच्छा से सुकन्या पाना चाहता हूं, उससे पहले देना होगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है और कहा कि अगर आप उसे पाना चाहते हैं, ठीक है भाई, आपको मिल जाएगी, उसे पहले देना होगा, उसे आपको पहले देना होगा। क्या? अरे दान देना होगा, तब जाके आपको मिलेगी, आप इतना आसानी से मिल जाएगा। पॉइंट 2, कम चीज से किया गया त्याग ही दान होता है। कम चीज से किया गया त्याग ही दान होता है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा है। आज लोगों के पास लाख रुपया होने के बावजूद भी वो दोस्तों 10 रुपया किसी गरीब को मदद नहीं करते। कसम से कहता हूं, बड़े अफसोस लगता है, क्योंकि अफसोस इस बात का है क्योंकि दोस्तों वो पैसा उनका भी नहीं है, वो धरती को जब छोड़कर जाएंगे तो इसी पैसा की वजह से उनकी लड़ाई भी होगी, है ना। तो लाख रुपया किसी इंसान के पास होती है मेरे दोस्तों, क्या लाख रुपया होने के बावजूद भी वो 10 रुपया मेरे दोस्तों गरीब को मदद नहीं करते। सही कह रहे ना भाई, कि वो 10 रुपया गरीब को मदद नहीं करते। ठीक है भाई,
समझ रहे बात को। लेकिन दोस्तों अगर कोई गरीब इंसान है दादा, अगर उनके पास 1,000 रुपया है, कसम से कहता हूं वो अपने जेब से निकाल कर 10 रुपया देते हैं। सही कह रहा है या गलत, आप लोग कमेंट में बताइएगा। वही यहां पे कह रहे हैं कि कम चीज से ही किया गया त्यागी दान होता है। आपके पास करोड़ों रुपया है और आप उससे 2 रुपया निकाल के आप दान कर रहे हैं, ये कोई भलाई नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। कहता है अगर आपके पास 20 रुपया है और उससे आप 2 रुपया निकाल कर अगर डोनेट कर रहे हैं तो ये आपका दान कहलाएगा। ये मैं नहीं, ऋषि मुनि कहता है भाई, समझ गए। इसीलिए दोस्तों कितना सुंदर सेंटेंस लिखा है कि कम चीज से किया गया त्याग ही दान होता है। जिसकी हमें भी जरूरत है तो वह अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे देते तो यह त्याग ही दान होता है। अरे मेरे जरूरत होने के बावजूद भी मैं आपके राह में खर्च कर रहा हूं, मैं आपको डोनेट कर रहा हूं, इसलिए ताकि दोस्तों आप कल्याण कर सके, ताकि दोस्तों आप जिस लिए मेरे पास भीख मांगने के लिए आए हैं उसके लिए दोस्तों मैं 2 रुपया दो और आपका भी कल्याण हो जाए। इसी को दान कहते हैं मेरे भाई। लेकिन आज हम अपने घरों से भिखारी को क्या करते हैं भाई? ठुकरा देते हैं भाई। क्या मेरे भाई? पूरी तरह से ठुकरा देते हैं मेरे भाई। ठीक है, आइए, और उसे उसी का फल मिलता है। और दोस्तों हम जैसे दान देंगे, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था भाई कि अगर आज आप 1 रुपया खर्च करोगे भगवान की राह पे गरीबों के लिए, तो भगवान ने वादा किया है कि आप लोगों को 10 रुपया देंगे। कहां से देंगे, कैसे देंगे, ये आपको भी पता नहीं चलने वाला है। अगला क्वेश्चन पे लौटते हैं सर। अरे बाप रे बाप, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ी मजेदार। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? खतरनाक। अरे लुट्टन सिंह से हम सब इंसानों को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भाई। क्या मेरे भाई? लुट्टन सिंह के जिंदगी से हम सभी को दोस्तों कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं ऐसा ही कह रहा हूं क्योंकि लुट्टन सिंह हमें वो चीजें सिखाती है मेरे दोस्तों जो हम बचपना में नहीं कर पाते हैं। हाँ, जो हम अमीर हो के नहीं कर पाते हैं, जो हम दोस्तों सब कुछ हमारे पास पर्याप्त होने के बावजूद भी हम नहीं कर पाते हैं, वो लुट्टन सिंह खाली हाथ पे, खाली जेब पे, सिर्फ झोपड़ी में रह के हमें सिखाया है। क्या सिखाया? सुनेगा। कहानी के निम्नलिखित मोड़ पर लुट्टन के जीवन में परिवर्तन आए। पहला, बचपन में। अगर लुट्टन की अगर हम बचपना की बात करें तो मेरे दोस्तों लुट्टन सिंह दोस्तों भैंस चराते थे, दूध पीते थे, कसरत करते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनके सास ससुर, याद नहीं आ रहा भाई, हाँ, उसके माता पिता उसके 9 वर्ष की उम्र में दोस्तों छोड़कर चले गए, तो अनाथ बन गए थे, तो वो ससुराल में पाल रहे थे। तो सास या ससुर को दोस्तों क्या कर रहे थे भाई? कोई डांट दिए थे या मार दिए थे भाई। इसी दिन उन्होंने ठान लिया कि मुझे कसरत करके एक अच्छा सा पहलवान बनना है भाई, है ना। जब तक जिंदगी में आग नहीं लगेगी मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, इस बात की याद रखिएगा, क्योंकि लुट्टन सिंह कहता है भाई। तो बचपन में लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे। और दोस्तों जब हमारा लुट्टन सिंह 9 वर्ष के थे मेरे दोस्तों, तभी जाकर के हमारा लुट्टन सिंह के माता पिता उन्हें अनाथ बना करके इस दुनिया से चले जाते हैं दोस्तों। बचपन के बाद अब होता है उनका शादी। शादी के बाद माता पिता की मृत्यु के बाद वह अपने ससुराल में ही रहने लगा। मेरे दोस्तों उस समय बाल विवाह प्रचलित थी, जिस कारण से दोस्तों लुट्टन सिंह की जो परवरिश है, जब उसकी माता पिता बचपन में ही चल बसे तो लुट्टन सिंह का जो परवरिश करने वाले थे उसका ससुराल वाले थे। तो माता पिता की मृत्यु के बाद वह अपने ससुराल में ही रहने लगा। वहां गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफें दिया करते थे। अब याद आया भाई, उनके सास जो होते थे भाई, उनके सास को तरह तरह के दोस्तों गांव वाले तकलीफ देते थे भाई। गांव वाले मेरे दोस्तों तरह तरह के ताना मारते थे, है ना, कि देखो मरा हुआ दामाद, अरे जिसका माता पिता नहीं है, ऐसे इंसानों से आप शादी करवाना चाहते हैं आपके बेटे के साथ, ये गलत है। इस तरह से ताना लगाते थे मेरे दोस्तों। बर्दाश्त नहीं हुआ लुट्टन सिंह के साथ, और वो दोस्तों भैंस चराते थे, और भैंस चरा के दोस्तों दूध पीते थे, और पूरा जबरदस्त तरीके से दोस्तों भैंस चराने के दरमियान, भैंस चराने के दौर में दोस्तों उन्होंने कसरत किया और लुट्टन पहलवान सिंह बन गया। ठीक है, बचपना के बाद दोस्तों जब वो राजा बना, राज पहलवान की उपाधि श्यामनगर के राजा ने उसे राज पहलवान घोषित कर दिया, और उसका और इसके 2 लड़के खाने पीने का खर्च स्वयं किया। अब दोस्तों एक हमारा राजा था दोस्तों, याद रखिएगा, पहलवान की उपाधि श्यामनगर के राजा ने उसे
और श्यामनगर का राजा क्या था भाई, आप लोग नाम बताइएगा, मैं बताया था। तो श्यामनगर के राजा ने उसे राज पहलवान घोषित किया। कहा जा रे मैं देख लिया रे दादा, तू पहलवान है रे, तू देसी पहलवान है रे, मैं मान गया इस बात का। और दोस्तों उन्होंने कहा ठीक है, आज आप मेरे घर में ही रहेंगे और आपका दोनों बेटा का खान पान, आपका भी खान पान मेरे ही घर पे होगी। लेकिन दोस्तों इंसान तो इंसान होती है भाई, कितने दिन तक आपको लोग खिलाएंगे। एक समय आती है कि हमारे लुट्टन सिंह और उसके परिवार को दोस्तों लात मारकर भगा देते हैं भाई। ठीक है, पत्नी की मृत्यु के बाद, आप कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी भी दोस्तों इस दुनिया से चल बसते हैं भाई, है ना। आज हमारे पास माता पिता भाई बहन सब कुछ होने के बावजूद भी दोस्तों हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन सीखना चाहिए उस लुट्टन सिंह से जिसका 9 साल की उम्र में माता पिता इस दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद दोस्तों उनकी पत्नी भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। गांव वाले ताना लगाते हैं, फिर भी दोस्तों वो अपनी हिम्मत अपने हौसले को दोस्तों याद रखिएगा जारी रखते हैं। सलाम है ऐसे लुट्टन सिंह वाले के प्रेरणा देने वाले लोग जिन्होंने आज हम लोगों को दोस्तों शिक्षा दे रही है कि कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है, आपका हौसला ही सबसे मजबूती प्रदान करती है आपके लिए। तो पत्नी की मृत्यु, पत्नी 2 पुत्र के जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार हो गई, मतलब दोस्तों इस दुनिया से चल बसे। क्या हुआ मेरे भाई, इस दुनिया से चल बसे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है, पुत्रों की मृत्यु। अब कुछ दिन के बाद क्या बीतता है मेरे दोस्तों लुट्टन सिंह, क्या इंसान था यार, खतरनाक इंसान। अरे 9 साल की उम्र में माता पिता छोड़कर चले गए, कुछ साल के बाद पत्नी छोड़कर चले गए और कुछ साल के बाद उनका दोनों बेटा इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। क्या जिंदगी गुजरा होगा उस लुट्टन सिंह के साथ, कभी अनुमान लगाए मेरे दोस्तों, कभी कल्पना करे उस इंसान के साथ क्या बीता होगा मेरे दोस्तों। लेकिन कहता है मेरे दोस्तों फिर भी क्या घबराओ नहीं, गांव पे बीमारी का होर लगा हुआ है मेरे दोस्तों, लाशों का ढेर लगा हुआ है। फिर भी दोस्तों वो कहता है क्या कि घबराओ मत है गांव वालों, हमें भी जाना होगा एक दिन, जिस दिन लिखा हुआ है उस दिन हमें भी लौट कर जाना है, उन्हीं के बारगाह जिसने हमें यहां पे भेजा है। क्या हौसला था, सलाम है ऐसा, हाँ भाई सलाम है ऐसा लुट्टन सिंह पहलवान को भाई। चलिए आइए सर आगे कहते हैं, पुत्र की मृत्यु, गांव में अनावृष्ट, अनावृष्ट मतलब बहुत खतरनाक बारिश हुई है। अनावृष्ट का मतलब होता है दोस्तों कि अंधाधुंध बारिश। ठीक है, तो गांव में अनावृष्ट, अन्न की कमी, मलेरिया और हैजा के कारण अन्य लोगों के साथ उसके दोनों पुत्र भी काल के ग्रास बन गए और दोस्तों उनका दोनों बेटा भी इस दुनिया से चल बसे। अंत में वह स्वयं भी इसी में मारा गया। और दोस्तों एक समय आता है जब उसकी पत्नी की जब उसके माता पिता मृत्यु होते हैं, कुछ दिन के बाद इनका पत्नी की मृत्यु होती है, कुछ दिन के बाद इनके दोनों बेटे का मृत्यु होते हैं, फिर कुछ दिन के बाद लुट्टन सिंह खुद इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कितना सुंदर क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, जो हमें और आपको ये सिखाते हैं कि मुसीबत आए तो घबराना नहीं है, कुछ भी हो जाए आप अपने आप पर हौसला रखना, अपने आप पर आप विश्वास रखना। यकीन मानिए आपका हौसला, आपके जज्बात को दोस्तों ये देखकर इंसान दंग रह जाएंगे कि इतना मुसीबत आने के बावजूद भी ये इंसान मुकम्मल कैसे खड़े हैं, है ना भाई। इसलिए हमेशा दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि सीरीज के पुष्प को शीतल क्यों कहा गया। देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया सीरीज के फूल, जो दोस्तों आपका टॉपिक है सीरीज का फूल, वहीं से दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं क्या मेरे दोस्तों देखने के बाद आप लोग को रोमांटिक लगा या नहीं। दूसरी बात मेरे भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो दबा करके मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको दोस्तों अगला क्वेश्चन बताने के लिए तैयार हूं।